Your first question is कि what is AI? So I'm Rajesh Singla. I'm founder of Alpha AI. How do you consider yourself as an expert of this segment? हम बताते हैं कि कब टाइम है मार्केट में से बाहर आने का, कब टाइम है मार्केट में एंट्री लेने का। कंपनीज के बारे में बताइए जहाँ पे आपने ऐसे इन्वेस्ट किया था एंड वेयर यू रियली मेड दिस फॉर्च्यून। हमें अपॉइंट क्यों किया जाता है एक HNI के द्वारा? वो चाहता है कि उसके पैसे को बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर ऑपरेट कर सके। जो मनीष नाथ जी हैं, अगर मैं उनका बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 फंड मैनेजर रैंक्ड है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो कंपनीज अभी छोटी हैं, SMEs कह सकते हैं या फिर स्टार्टअप्स कह सकते हैं, 2 तरह के वर्ल्ड हैं। तो ऐसी कंपनीज में अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है, जिसको हम अनलिस्टेड मार्केट भी कहते हैं, उसमें भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वो कैटेगरी 1 फंड्स होते हैं, उनके थ्रू एक्सपोजर ले सकता है। तो 3 करोड़ 13 लाख में और 11.5 करोड़ में मोर देन 8 करोड़ का डिफरेंस है। इस वजह से हमें लगता है कि SME के इंडेक्स का ओवरऑल एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या है, देखिए, वो एक रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर वो है जो कि एक रोज़मर्रा की और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी दी जाती है ताकि अगर किसी इन्वेस्टर को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े वो निकाल कर यूज़ कर सकता है। बट ये तो HNI और अल्ट्रा HNI का प्रोडक्ट है। Yeah, hello Rajesh. My name is Pankaj Agarwal and thank you for all the meetings we had earlier. Like आपने मुझे इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा कुछ पता चले, आपसे डिटेलिंग पता चले, फेस टू फेस पता चले जी। तो बेसिकली मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइएगा और फिर मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ AI एंड हाउ यू आर डीलिंग विद दैट, लाइक व्हाट इज़ योर एक्सपर्टाइज, प्लस हाउ कैन यू हेल्प माई पीपल टू ग्रो विद AI। जी, सो आई एम राजेश सिंगला, आई एम फाउंडर ऑफ अल्फा AIF। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ AIF। तो मैं एक एक करके है ना उसका आंसर करता हूँ। तो AIF स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, हमने पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सुनी थी, है ना, जिसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, फिर लोगों ने धीरे धीरे इवन फिक्स डिपॉजिट्स, जब बैंक स्टार्ट हुए तो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट आया, स्टॉक मार्केट में फिर इवन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। तो दीज बिकेम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल नाउ इन्वेस्टमेंट्स, कि जहाँ पर आप हमेशा से एक तरीका था जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का एक कैटेगरी है जिसके थ्रू, जिनको हम हेज फंड्स बोलते हैं, जिनके थ्रू आप ऐसा एक्सपोजर ले सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट या फिर कोई डेटा सेंटर रियल एस्टेट या फिर कोई ऐसा स्मॉल पीस ऑफ रियल एस्टेट, मतलब इन द सेंस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मे बी 10,000 करोड़ का हो या 5,000 करोड़ का हो, बट आप उतने बड़ा प्रोजेक्ट खुद से नहीं खरीद सकते, बट उसका एक पार्ट ओन करना चाहते हैं, तो ऐसे वाले इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट फंड्स में ऑल्टरनेट तरीके से अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सिमिलरली जो कंपनीज अभी छोटी हैं, SMEs कह सकते हैं या फिर स्टार्टअप्स कह सकते हैं, 2 तरह के वर्ल्ड हैं। तो ऐसी कंपनीज में अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है, जिसको हम अनलिस्टेड मार्केट भी कहते हैं, उसमें भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वो कैटेगरी 1 फंड्स होते हैं, उनके थ्रू एक्सपोजर ले सकता है। सिमिलरली जो कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई, तो कई बार कंपनीज के जो असेट्स हैं वो वापस से बैंकक्रप्सी के बाद सेल होने के लिए जाते हैं, कंपनीज वापस से मेकओवर होती हैं और वापस से उनकी रीलिस्टिंग करवाई जाती है। ऐसे बिजनेसेस में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। सो AIF इन सिंपल वर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स। और अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। तो देखिए, जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसकी तो मतलब एक जो सिंपल सेविंग्स जो हो रही हैं वो ट्रेडिशनल वे से ही होती हैं। जनरली उनके खर्चे हैं कि अगले 2 साल में मुझे इतने पैसे चाहिए, 3 साल में इतने पैसे चाहिए, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, तो वो मोस्टली ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही ख़त्म हो जाती हैं। पर कोई HNI इज़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या कोई अल्ट्रा HNI, अगर वो उसके पास सरप्लस पैसा है और वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड देख रहा है, तो उसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स देखने चाहिए, क्योंकि इनके रिटर्न्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कहीं गुना बेटर हैं, क्योंकि लोग भी कम हैं। तो एक्सपोजर
ज़्यादा बेटर है, एक्सपोजर जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का वो ज़्यादा बेटर मिलता है। तो इन वजह से HNIs और ये अल्ट्रा HNIs के लिए ये प्रोडक्ट है। राइट। सो बेसिकली जैसे मैंने और मेरी वाइफ ने इन्वेस्टमेंट किया है SME AIF में, तो SME के बारे में लाइक बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस सेगमेंट, जी। तो आपकी जर्नी कैसे रही है SME में और हाउ डू यू चूज कंपनीज फॉर SME? जी, तो SME देखिए जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ना। सबसे पहले हमने बात सुनी है निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं। निफ्टी का ही एक और भी इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप, है ना, जिसमें स्मॉल कैप 250 कंपनीज उन्होंने लिस्ट करवाई हुई हैं। जो 250 कंपनीज है उसको अगर ओवरऑल मेजर करना चाहते हैं हम कि ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप को हम ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी का एक और इंडेक्स है निफ्टी SMEs। तो निफ्टी में जो भी कोई SME कंपनी, निफ्टी SME एक्सचेंज पर NSE SME एक्सचेंज पर कंपनी अगर आकर लिस्ट होती है तो वो निफ्टी SME इंडेक्स का पार्ट बना दी जाती है। आज की तकरीबन डेट में 435 प्लस कंपनीज इसमें ऑलरेडी एडेड हैं। और जब वो कंपनी SME से मेन बोर्ड पे मूव हो जाती है, जो कि जनरली 3 साल के बाद ये होता है, तब ये कंपनी को हटा दिया जाता है इस इंडेक्स में। अब ओवरऑल अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी SME तीनों इंडेक्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करूं, तो मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है और उसको पिछले 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें, तो निफ्टी SME में वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 11.5 करोड़ बनी है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट में ही 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 11.5 करोड़ बन गई 5 साल की टेन्योर में। सिमिलरली अगर मैं वही निफ्टी स्मॉल कैप में देखूं तो वो उसकी वैल्यू 3 करोड़ 13 लाख है। तो 3 करोड़ 13 लाख में और 11.5 करोड़ में मोर देन 8 करोड़ का डिफरेंस है। इस वजह से हमें लगता है कि SME के इंडेक्स का ओवरऑल एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। निफ्टी 50 से अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का रिटर्न 1 करोड़ के ऊपर 1.48 करोड़, मतलब तकरीबन मोटा मोटा 1.5 करोड़ का है। तो 1.5 करोड़ में और 11.5 करोड़ में ऑलमोस्ट 10 करोड़ का डिफरेंस है। तो निफ्टी 50 से 8 गुना और निफ्टी स्मॉल कैप से ऑलमोस्ट 3.25 गुना का डिफरेंस है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपको SME के इंडेक्स में एक्सपोजर लेना चाहिए। आज सिर्फ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू ही, मतलब एक नाउ क्वेश्चन आता है कि SME इंडेक्स में ऐसा क्या डिफरेंट है, तो SME इंडेक्स में वही कंपनीज होती हैं जो SME एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। नाउ अभी तक हमने BSE और NSE का नाम सुना है ना, ये बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनको मेन बोर्ड एक्सचेंजेस बोल दिया जाता है। इन्हीं की एक शॉर्टर वर्जन ऑफ एक्सचेंजेस बनाई गई 2012 में। बहुत नया कॉन्सेप्ट है, 2012 में फ्रेमवर्क आया, 13 में BSE का बना, NSE ने 2014 में लॉन्च किया। पहले 5-6 साल में तो सिर्फ 50-60 कंपनीज लिस्ट हुई, बट अब हर साल तकरीबन 200 to 250 कंपनीज, मतलब हर साल हर हफ्ते के हिसाब से 4 से 5 कंपनीज लिस्ट हो रही हैं इन SME एक्सचेंजेस पे। और वहाँ से जो बिजनेसेस बड़े बन जा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, उनको वो 3 साल के बाद मेन बोर्ड में मूव कर देते हैं। तो ऐसी कंपनीज को अर्ली आइडेंटिफाई करके अगर आप एक अच्छा एक्सपोजर लेते हैं तो वो जो ग्रोथ मैं जिसकी बात बता रहा था कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 11.5 करोड़ हो गई, वैसे रिटर्न्स हम इस तरह मतलब बना सकते हैं। वेरी गुड। तो आपका लाइक कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताइए जहाँ पे आपने ऐसे इन्वेस्ट किया था एंड वेयर यू रियली मेड दिस फॉर्च्यून, दिस काइंड ऑफ। जी, तो हमारे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसमें हमने एक्सपोजर लिए पिछले 6 साल से। हमने जैसे सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो आनंद राठी, तो उसमें 133 रुपीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। आज वो शेयर तकरीबन 3200 रुपीज़ पर है, और आज भी हम वो शेयर तकरीबन 4.25 साल पहले हमने ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। तब 1000 करोड़ से नीचे की थी कंपनी, 900 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने ऐड किया था। उसका IPO आया था 275 रुपीज़ पे, और आज शेयर 3000 क्रॉस कर चुका है। और आज भी हम उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, मतलब मतलब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 27 करोड़ से ऊपर है। और हमारा अभी भी कोई हमें मतलब इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन बट एट दिस लेवल्स, बट स्टिल दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग सो वेल कि हम अभी भी मतलब इट हैज़ स्टिल गॉट अ गुड पोटेंशियल कि हम अभी भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है आनंद राठी। सेकेंड, हमने NSE में एक्सपोजर लिया था, तब तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ में पूरी की पूरी NSE एक्सचेंज अवेलेबल थी, और आज तकरीबन 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो इंडिया की अगर वैसे बात करूँ तो मतलब 10 लाख करोड़ से ऊपर 4 कंपनीज हैं, और 5 लाख करोड़ से ऊपर भी तकरीबन 15 कंपनीज के करीब है। तो उसमें पहली टॉप 10 to 15 कंपनीज में NSE आती है। और मतलब कंपनी हैज़
मतलब NSE exchange has become almost 20 bagger for us in last 5 years. Right. सिमिलरली हमने NSE के साथ ऑर्बिस करके एक शेयर है जो कि कस्टोडियन है, मतलब प्रोवाइड करता सर्विसेज। कस्टोडियन इज बेसिकली ए पर्सन इज द बॉडी जो सारे असेट्स को मैनेज करती है। जैसे AIF में या म्यूचुअल फंड्स में आपके पास चाहे स्टॉक्स हैं चाहे कैश है, हाँ, वो सारे के सारे शेयर्स को जो बंदा मैनेज करता है ताकि सेफ्टी रहे, कस्टडी में रखा जाता है जिनके, उनको कस्टोडियंस बोलते हैं। तो ऑर्बिस एक प्राइवेट कस्टोडियन है, उसके अलावा सिर्फ बैंक्स ही अवेलेबल हैं और दैट इज़ ग्रोन वेरी वेल इन लास्ट 5-6 ईयर्स। तो वो शेयर किसी टाइम में 35 रुपीज़ पे अवेलेबल था, तब हमने उसमें एक्सपोजर लिया था। यही गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। 145 रुपीज़ पे इवन काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स उसमें जैसे आशीष कचोलिया जी और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स और भी आए, और आज वो शेयर तकरीबन 450 प्लस स्टैंड कर रहा है और कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो वो भी शेयर हमने होल्ड किया था। सिमिलरली ऑर्बिस के अलावा हमने इवन जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, ये चारों की चारों मैं वो कंपनीज़ के बारे में बात बता रहा हूँ, चाहे ट्रेडिंग में जिसमें काम हुआ हो या चाहे इवन इन्वेस्टमेंट में काम हुआ हो। तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ में एक कंपनी थी SME एक्सचेंज पे लिस्टेड शेयर इंडिया। तो वो कंपनी ने भी मतलब ट्रिमेंडस 55 रुपीज़ पे IPO आया था, आज तकरीबन 1100 रुपये पे जाकर उन्होंने स्प्लिट किया, मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गया। उसके बाद भी फिर डबल हो गया, तो मतलब 40 टाइम्स एक्चुअली में है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, स्प्लिट के बाद 1100 रुपये रेट उसको। उसके बाद भी फिर डबल हुआ है, तो मतलब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 40 करोड़ का है। तो वहाँ पे भी एक्सपोजर लिया था। तो शेयर इंडिया टॉप 5 ब्रोकर्स में है जो बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल पे वर्क करता है। उसमें भी डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा वॉल्यूम। तो आप कैसे चूज करते हैं कंपनीज, और ये सारी लिस्टेड ही होती हैं या अनलिस्टेड होती हैं या मिक्स भी होती हैं? देखिए, इससे पहले हमारे पास AIF का जब लाइसेंस नहीं था तब तो हम अनलिस्टेड के थ्रू ही एक्सपोजर ले पाते थे। आज हम AIF फंड में 20% अनलिस्टेड में एक्सपोजर ले रहे हैं और 80% लिस्टेड में। 20% में भी प्री IPO हम उसको बोलते हैं, कि जहाँ पर एक SME कंपनी अपना अगले 3 महीने से 12 महीने के बीच में IPO प्लान कर रही है, तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। मतलब ये वही कंपनीज होती हैं जो हमें मर्चेंट बैंकर के थ्रू आती हैं। मर्चेंट बैंकर इज़ अ पर्सन जो IPO प्लान करता है। मर्चेंट बैंकर को पता है कि अगर इस कंपनी में मैं एक छोटा राउंड करवा देता हूँ, मान लीजिए 20 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो अगले 6 महीने से 12 महीने में इस कंपनी का जो टर्नओवर है, लेट्स से वो 200 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़ हो जाएगा या 200 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो जाएगा। तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन में जो जंप मिलेगा, उससे अगर मान लीजिए वही 200 करोड़ पे फंड रेज कर रही थी कंपनी, तो 50 करोड़ रेज कर पाती। वही 400 करोड़ पे अगर वो कंपनी रेज कर रही है फंड्स, तो वही 100 करोड़ रेज कर पाएगी। तो फाउंडर के लिए सबसे बड़ी विन क्या है कि उसको अपना स्टेक थोड़ा कम देना पड़ रहा है। हमारे जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज़ क्या है कि वो एक शेयर जो 10 रुपये पे पहले मतलब IPO आने वाला है, वो आपको 20 to 50% डिस्काउंट में मिल जाता है। तो मतलब हम 5 रुपये से 8 रुपये में जनरली एंट्री मिल जाती है, तो आप अर्ली बैठ कर पाते हैं। तो 5 रुपये पे अगर आप एंटर कर रहे हो तो IPO के टाइम तक मतलब पैसा डबल ही हो गया प्रैक्टिकली। सो मतलब यू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट व्हिच इज पास टू द इन्वेस्टर्स, राइट? व्हिच इज पास टू द AIF में तो वैसे ही है। तो उसमें और ये सिर्फ 20% ही कंपनीज करती हैं। तो इसी वजह से हम 20% ही मानकर चलते हैं कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो का 20% ही हमेशा प्री IPO साइड पे रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सिट एज एंकर इन्वेस्टर इन लिस्टेड स्टॉक्स। तो एंकर इन्वेस्टर इज, तो आपने 3 कैटेगरीज देखी होंगी, रिटेल, HNI और इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को एंकर इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हमें एज एन इंस्टीट्यूट शेयर्स की एक डेफिनेट अलॉटमेंट मिलती है मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू। तो हम मोस्टली एंकर इन्वेस्टर्स की तरह बैठते हैं। एट टाइम्स अगर हमें सेकेंडरी में भी उसके बाद भी शेयर ट्रेड होता है, सेकेंडरी में भी अगर शेयर को ऐड करना चाहें तो हम शेयर वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली create our portfolio. So ultimately all the companies will be listed at a point of time. Absolutely. Because they are going to be the part of SME index either today or later, right? Right. तो 3 महीने से 12 महीने से ज़्यादा वाले इन्वेस्टमेंट होराइजन में इन्वेस्ट नहीं करते। वही कंपनीज को ही पिक किया जाता है जो नेक्स्ट 3 months to 12 months में अपना IPO प्लान कर रही है। वंडरफुल। तो जनरली इसमें लिक्विडिटी का कैसे रहता है, मतलब हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड? बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है, लोग लिक्विडिटी इमीडिएटली है, अब क्लिक करो 2 दिन बाद आपके पास पैसा आ जाता है। बट हाउ मच लिक्विड दिस मनी इज, और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जी, तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहली बात, अगर मैं SME की लिक्विडिटी की बात करूँ तो देयर इज इनफ लिक्विडिटी। मतलब आज से 6 साल पहले की बात करूँ तो एवरेज वॉल्यूम SME पे पर शेयर 2 करोड़ का था,
जो कि ईयर ऑन ईयर हैज़ ग्रोन मल्टीपल फोल्ड्स। मतलब 2 करोड़ से वो 10 करोड़ हुआ, फिर 50 करोड़ हुआ, अभी लास्ट ईयर का वो 240 करोड़ है। तो मतलब पर शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इट्स अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। और वंस कंपनी मूव्स फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड तो वो वॉल्यूम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लिक्विडिटी का कोई चैलेंज नहीं है कि कभी भी आप नहीं, बट फ्रॉम एएफ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव नाउ दिस इज हाउ वी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है, देखिए वो एक रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर वो है जो कि एक रोज़मर्रा की और लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी दी जाती है ताकि अगर कोई सी इन्वेस्टर को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े वो निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। बट ये तो एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई का प्रोडक्ट है। एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज क्या कहते हैं, या हम किसी भी प्रोफेशन की बारे में बात करें तो सबसे चीज़ पहले इंपॉर्टेंट क्या आती है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं कि भाई उसकी जो बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ है उस पर काम लिया जा सके। मान लीजिए मुझे घर बनाना नहीं आता तो मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करूंगा जो मुझे बताएंगे शुरू से जीरो से लेके एंड तक कि कैसे आपको घर को कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअली में कई बारी तो वो मुझे डिफाइन करवा रहे होंगे कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं और कैसे आपको अगले 40-50 साल के लिए इसको प्लान कर चलना है। सिमिलरली एक फंड मैनेजर को हमें अपॉइंट क्यों किया जाता है एक एचएनआई के द्वारा, क्योंकि एक एचएनआई हो सकता है अपने बिजनेस में बहुत अच्छा हो सकता है अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो, पर वो चाहता है कि उसके पैसे को बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर ऑपरेट कर सके। हम बताते हैं कि कब टाइम है मार्केट में से बाहर आने का, कब टाइम है मार्केट में एंट्री लेने का। अगर आप ओवरऑल मार्केट के साइकिल्स को थोड़ा देखेंगे तो एवरी 8 ईयर मार्केट करेक्ट्स। 2024 में भी करेक्शन आया है, डेट क्राइसिस यूएस का हम सुन रहे हैं, है ना, वो अनफोल्ड होता जा रहा है। इससे पहले 2016 में जाएंगे तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, नवंबर 2016 की बात है। उससे पहले 2008 में जाएंगे तो यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया, लेमन ब्रदर का प्रॉब्लम आया, कुछ बैंक्स फेल हुए, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया। 2008 से अगर हम और 8 साल पहले चले जाएं 2000 में तो तब आईटी बबल वर्स हुआ था। 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ था। तो एवरी 8 ईयर्स मार्केट टेंड टू टेक अ करेक्शन। और फर्स्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखें किसी भी साइकिल में 2001 से 3 में देखिए मार्केट ने एक्चुअली में अपने हाईज को भी तोड़ा नहीं था। मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में ही मूव कर रही थी, बार बार शेयर ऊपर बढ़ने की कोशिश करते थे, फिर नीचे आ जाते थे, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करते थे। तो एक साइकिलिक रेंज में थी। सेम 2009 से 11 में है, सेम 17 से 19 में है। पर जिस भी आदमी ने इस फेज में धीरे धीरे करके शेयर्स को अकोमुलेट कर लिया तो वो 2001 से 3 के बाद, जब 2005 के बाद मार्केट ने एक्चुअली में तेजी पकड़नी शुरू करी और 6 और 7 में जब वो यूफोरिया बन गया, तो वो वही शेयर 10x 20x 40x 60x 80x 100x ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं। मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ भी हुई है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ भी हुई है। और सेम चीज़ आपने 2009 के से 11 वाले कमोलेशन फेज से 15-16 में हमने देखा है। सेम चीज़ हमने 23-24 की तेज़ी में देखी है कि शेयर्स वर एवरी डे इंक्रीजिंग। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी लगती है कि जब हम अभी एक अकोमुलेशन फेज में अपने फंड में 2.5 साल में हम एंटर करते हैं शेयर्स में, धीरे धीरे हम अपनी एंट्री पोजीशन बनाते जा रहे हैं। और जब वो यूफोरिक फेज आएगा तब हम इन्वेस्टर के पैसे को वापसी करना शुरू कर देंगे। तो 6th to 8th ईयर इज़ दैट पीरियड जहाँ पर हम पोजीशंस को कट करते चले जाएंगे और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में जैसे हम एंट्री कर रहे हैं वैसे वैसे फेज्ड मैनर हर 3-4 साल में वी कैन एक्सपेक्ट सम लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द फंड्स, फॉर द इन्वेस्टर्स। तो वो एक रोटेशन में पैसे आते रहेंगे। अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक हाउ डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सेगमेंट, बिकॉज आप हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं एंड यू म्यूचुअली डिसाइड ऑन सर्टेन थिंग्स। और आपने मुझे कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी दिया था जहां आप उनका फैक्ट्री साइट्स वगैरह विजिट करते हैं, बोर्ड के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं एंड हाउ एक्चुअली दे आर डूइंग द थिंग्स। मतलब सॉलिड वाली कंपनीज, नॉट लिफाफा कंपनी जो आप वर्ड यूज़ करते हो, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक हाउ योर कंपनी, मतलब हाउ योर टीम इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड। तो देखिए पूरा ओवरऑल वी आर अ ग्रुप ऑफ नाउ क्लोज टू 90+ पीपल। तो हम धीरे धीरे सब कहीं वेंचर आउट भी करते जा रहे हैं। हमारा मेन जो हेड क्वार्टर्स है वो भी दिल्ली NCR गुड़गांव में है। और अभी हमने रिसेंटली BKC मुंबई में ऑफिस ओपन किया है, बैंगलोर में ऑफिस ओपन किया है।
सिमिलरली कोलकाता, पुणे और कुछ और प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ हम वेंचर आउट करते जा रहे हैं। ये प्राइमरीली बाकी जगह सेल्स के ऑफिसेज हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करूँ तो जैसे 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये सब डिपार्टमेंट्स जो हर ऑफिस में चाहिए, बैकबोन होगा। मेन काम हमारे उसमें है एनालिसिस का, कि कंपनीज को कैसे चूज करना है, कैसे रिस्क को आपको मैनेज करना है। तो उसमें मेरे साथ CIO में इशिमा हैं और मनीष नाथ जी हैं। जो मनीष नाथ जी हैं, अगर मैं उनका बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 फंड मैनेजर रैंक्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक्ड AIF फंड मैनेजर है। सिमिलरली इशिमा यूरोप की वैल्यूएशंस को हेड करते थे फॉर अर्नेस्ट एंड यंग बिफोर ज्वाइनिंग अस। तो बोथ द पीपल हैव गॉट ट्रिमेंडस अंडरस्टैंडिंग। तो इशिमा को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे करनी है, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वैसे मनीष नाथ जी ने पिछले 20-22 साल से सिर्फ यही काम में एक्सपर्टीज़ है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उनका माइक्रो कैप्स और SME कंपनीज में ही पिछले 20-22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसकी वजह से मतलब हम 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट कमेटी बनता है। वो फाइनली 3 डिसाइड्स कि विच ऑर्गेनाइजेशन वी शुड इन्वेस्ट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन वी शुड नॉट इन्वेस्ट। उसके अलावा हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट हैं। तो देर आर अबाउट 12 to 15 मेंबर टीम जिनका काम है कि अपने सेक्टर्स को, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको उस कंपनीज को और एक उस सेक्टर्स को एनालाइज करना है ना। उसके अलावा फिर हमारी एक रिस्क की ड्यू डिलीजेंस टीम है, जिसमें हमारे पास जो AVP हैं अतिंदर, वो पहले मतलब जिस टीम का पार्ट थे नेत्रिका कंसल्टेंसी, वो कंपनी सेबी के साथ, RBI के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ कंपनीज के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स और ये सब पकड़ने का ही काम करती थी। बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने ये सारी चीज़ों में तीनों डिपार्टमेंट्स के साथ, बॉडीज़ के साथ काम किया है। बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी पकड़े हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले उसका कोशिश करते हैं कि पहले जाकर प्लांट विजिट करके आएँ, और मतलब तब तक हमारा खुद का ही कन्विक्शन नहीं बन पाता जब तक हम उसकी मैनेजमेंट के साथ ना मिलें, जब तक हम उसका प्रॉपर फॉरेंसिक ड्यू डिलीजेंस ना कर पाएँ। तो उसमें हम कंपनी की मतलब फाउंडर्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करना, फिर लीगल ड्यू डिलीजेंस करना, इवन टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलीजेंस करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। राइट। तो ये वो कंपनीज है, मतलब जैसे AIF है तो आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है इट गोज थ्रू AIF, या यू कैन डायरेक्टली टेक सम एक्सपोजर इन दोज कंपनीज? नहीं, वी हैव कंप्लीट एक्सपोजर थ्रू AIF, हमारा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी। पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी। तो जैसे मेरा एज अ स्पॉन्सर 5 करोड़ रुपीज़ का इन द फंड इन्वेस्टमेंट है, तो हमारी भी स्किन इन द गेम पूरी है। अब यही अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे तो पर स्कीम वहाँ पर 50 लाख रुपीज़ ही लगाने होते हैं किसी भी फंड मैनेजर को। और इवन अगर आप PMS की बात करें तो वहाँ 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ स्किन इन द गेम पूरा है। इवन जो मेरे क्लोज इन फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी सिस्टर है या कोई रिलेटिव्स हैं, उन सब के भी पैसे फंड के थ्रू ही लगे हुए हैं। तो जैसे आपने वो एक एग्जांपल दिया था कि 1 करोड़ बिकेम 11.5 करोड़, इज एन एग्जांपल, बट अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ CAGR फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर लार्ज कैप या हाइब्रिड टाइप के हैं तो 12-15% टाइप का, और अगर स्मॉल मिड सेगमेंट है तो SIPs में मतलब वी कैन एक्सपेक्ट 20% प्लस ऑल्सो। सो व्हाट काइंड ऑफ CAGR वी आर लुकिंग फॉर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन AIF? तो देखिए, मैं पहले 2 मतलब इंडेक्सेस के ही रिटर्न्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड को जनरली 12 से 20% का लॉन्ग रन में रेंज में इन्वेस्टमेंट गिनते हैं कि 12 से 20% एक अच्छा रिटर्न निकाल कर म्यूचुअल फंड्स दे देते हैं। तो हम जनरली AIFs को समझाने के लिए बोलते हैं, स्पेशली जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, कि ये उसका 3 टाइम्स वाला प्रोडक्ट है। ये 36 से 60% वाला प्रोडक्ट है कि 36 to 60% का CAGR रिटर्न भी बनाया जा सकता है, विच इज़ अगेन मैग्निफिशेंट। अगर मैं इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो NSE का जो हम SME के इंडेक्स, वो 1 करोड़ से 11.5 करोड़ में
निफ्टी का एनएससी के एसएमई के इंडेक्स का रिटर्न 66% का है, और वही बीएससी के एसएमई के इंडेक्स का रिटर्न 135% का है। ओह 135% का मतलब है कि वही 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 70 से 80 करोड़ बन जाती है 5 साल में माय गॉड। इन बीएससी एसएमई इंडेक्स। तो विच हैज गॉट जनरेटेड, मैं सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर में भी वो सेम 135 ही देता चला जाएगा। दिस इज व्हाट द रिटर्न्स हैव बीन अप टिल सो फार। और अभी भी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। मतलब हमें लगता है कि ये तो भी फर्स्ट डिकेड निकला है। मतलब जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लॉट ऑफ पीपल विल कम इनटू, एंड बाय दैट टाइम वी शुड बी एबल टू गेट इन टू अ पोजिशन कि हमारी एक ऐसी पोजीशन बन चुकी होगी जहाँ पर हमें लगता है काफ़ी हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना चुके होंगे। वेरी गुड। सो आई थिंक मेरी जिज्ञासा, मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरे यही क्वेश्चंस थे आपसे, और फ्यूचर में भी अगर कोई कम्युनिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो आई डेफिनेटली कनेक्ट विद यू जी। और ये बहुत अच्छा मतलब सेशन मैं कहूँगा, क्योंकि इससे मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटीज आई इनफैक्ट, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम ऑलरेडी एक्सपोज्ड, बट फिर भी मुझे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।